मैं वैभव कौशिक आपका अभिनव प्रतियोगिता अकादमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम हिस्ट्री की पहली क्लास लेके आए हैं। आज इस क्लास में हम हिस्ट्री का पूरा सिलेबस देखेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या उसके अंदर सेगमेंट आएंगे। और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है क्योंकि हम इसमें पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे आपके यूपीएससी के लिए, आपकी यूपी पीसीएस के लिए और आपके हरियाणा पीसीएस के लिए। मान लीजिए कि आपके सारे के सारे स्टेट सर्विसेज के एग्जाम इससे कंप्लीट हो जाएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आज जून का महीना चल रहा है और हमारे सारे के सारे एग्जाम्स हैं अक्टूबर में। तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम इन 4 महीनों में 3 महीनों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराएंगे। यहाँ तक कि हिस्ट्री का ही नहीं, आपके सारे सब्जेक्ट्स हमारी फैकल्टी कंप्लीट कराएगी। आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे अभिनव सर, वर्ल्ड ज्योग्राफी के मैपिंग कराएंगे अतुल सर, आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगी मिताली मैम, आपको इथिक्स हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, आपके जितने भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें थिंकर्स की विचारधारा है वो पढ़ाएंगी गार्गी मैम, आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे दुष्यंत सर, और उसके साथ साथ मैं भी और मिताली मैम भी पढ़ाएंगी पॉलिटी का गवर्नेंस वाला हिस्सा। तो आपको हम इंश्योर करते हैं, आपको ये वादा करते हैं कि हम आपके सारे के सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करा देंगे इन 3 महीनों के अंदर, ठीक है। तो चलिए इधर उधर की बात ना करके हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं और हम अपने सब्जेक्ट का सिलेबस जानते हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले उसका सिलेबस हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना है, उसके अंदर क्या क्या आता है। जब हमें कोई चीज पता होगा, कोई रास्ता पता होगा, तो हम उस पर बहुत इजीली चल जाएंगे और अपनी मंजिल पा लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने सिलेबस पे जाते हैं। तो सिलेबस को जानने से पहले हम ये देख लें कि जो हिस्ट्री है, ठीक है, जो हिस्ट्री है वो 3 भागों में बटा हुआ है। 3 भागों में अब बटा हुआ है का मतलब है कि आपके हिस्ट्री 3 भागों में बटी हुई है। एक आपकी आती है एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, एक आती है आपकी मिडाइवल और एक आती है आपकी मॉडर्न हिस्ट्री। तो 3 हिस्ट्री के भाग हैं, तीनों को अलग अलग तरीके से हम पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री का सेगमेंट है वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आपका मिडाइवल और एंशिएंट का सेगमेंट है वो आपका आर्ट एंड कल्चर में भी आता है। तो हम आर्ट एंड कल्चर जब पढ़ रहे होंगे तो एंशिएंट और मिडाइवल उसमें बहुत ज्यादा फोकस करके पढ़ेंगे, और अगर हिस्ट्री के नाम से पढ़ेंगे तो हम मिडाइवल और एंशिएंट को ना पढ़ के हम फोकस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। पहली चीज क्लियर हुई। फिर हम ये चीज देखेंगे कि जब हम एंशिएंट पढ़ रहे होंगे और मिडाइवल पढ़ रहे होंगे तो उसमें वो सारी चीजें, मतलब आपका स्थापत्य कला, मतलब आपकी मंदिर हुए, मस्जिद हुई, आपकी बुक्स हुई, ये सारी चीजें उसमें पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक आपका सिलेबस। तो सिलेबस के अंदर हम सबसे पहला जो उठाएंगे सिलेबस, किस चीज का उठाएंगे? हम उठाएंगे आपका प्राचीन भारत का, ठीक है। तो प्राचीन भारत जिसको हम एंशिएंट हिस्ट्री भी बोलते हैं, उसके अंतर्गत, उसके अंदर जो पहला टॉपिक आता है वो आता है प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। मतलब अब लोग कहेंगे इसका इंग्लिश तो है नहीं, तो इंग्लिश में हम बताते हैं जो आपके सोर्सेज ऑफ लिटरेचर है, सोर्सेज जो भी है, मतलब जहां से भी हमको मिला है, जैसे कि आपके अभिलेख हुए, है ना, क्या हुए? अभिलेख, जैसे कि किसी पत्थर पे लिख दिया, है ना, किसी मीनार पे, गुफा में, ये सब चीज होती हैं, वो अभिलेख होती हैं। आपका कौन सा शासक है, उसकी बुक, उसके काल में कौन कौन सी लिखी गई, ठीक है, उसके काल में कौन सी बुक लिखी गई। फिर आपकी जो लिटरेचर है जितनी भी, है ना, लिटरेचर जितनी भी है वो सब इसी में आएगा। मतलब आपके वेद हुए, ये सारी चीजें जो हुई वो सब इसी में आएंगी। एक मिनट, ठीक है, वो सब इसी में आएगा।
फिर आपका दूसरा जो टॉपिक आता है वो आप देखिए, वो है आपका प्रागैतिहासिक काल, मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंदर हम जो पढ़ेंगे वो ये देखेंगे कि आपका एक आएगा पुरा पाषाण, क्या आएगा, पुरा पाषाण, स्टोन एज वगैरह, है ना, वो आएगा। एक आएगा मध्य, एक आएगा नव, ठीक, ये सब कुछ आएगा। अब हम कुछ ऐसी चीजें जान लें कि जो हर कोई जान रहा है लेकिन याद नहीं कर रहा, है ना। तो जैसे पहला वाला जो टॉपिक था हमारा सोर्सेज वाला, उसमें हम ये देख लेंगे कि जैसे खारवेल का अभिलेख है, रुद्रदामन का है, नासिक है, आपका प्रयाग है, ये सारे पढ़ते हर कोई है, लेकिन किसने बनवाया ये नहीं पढ़ेंगे, उसका क्या बेस था, किस विषय पे है, किस टॉपिक पे है, वो नहीं पढ़ेंगे, है ना। और बुक्स पढ़ लेंगे सारे, लेकिन किसने लिखी ये नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो वो चीज हम पढ़ेंगे। फिर आपका जो थर्ड टॉपिक आता है वो आता है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम एक चीज देखेंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में एक तो क्या देखेंगे, हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको देखेंगे। तो जो इंपॉर्टेंट चीज हैं वो है आपकी एक तो सीमा, मतलब बॉर्डर्स, ठीक है, कि इसकी क्या बॉर्डर थे, कहाँ से कहाँ तक था, नॉर्थ में क्या था, साउथ में क्या था, ईस्ट में क्या था, वेस्ट में क्या था, ये हम चीज देखेंगे। दूसरा आता है आपका खोज, मतलब किसने क्या खोजा, है ना। कुछ खोज करता होंगे ना, मतलब कुछ फाउंडर होंगे, उन्होंने कुछ चीजें दबी हुई होंगी, उन्होंने उनकी खोज की है, तो मतलब हम वो देखेंगे। फिर आती है रिवर्स, मतलब उस टाइम कुछ रिवर्स बहती थी, उनके पुराने नाम, है ना, उनके पुराने नाम, ओल्ड नेम और न्यू नेम, ठीक है, ये देख लेते हैं। फिर हम एक चीज देखेंगे जो अवशेष मिले हैं, मतलब कुछ चीजें मिली हैं ना, कि कहीं से चूड़ी मिली हैं, कहीं से मनके मिले हैं, कहीं से आपका अन्नागार मिला है, कहीं से स्नानागार मिला है, उनको देखेंगे, ठीक है। फिर एक आता है आपके जो स्थल हैं, मतलब जो प्लेसेस हैं, उनको हम देखेंगे। मतलब प्लेसेस में जैसे हड़प्पा किस एरिया में पड़ता है वो देखेंगे, किस नदी पे पड़ता है वो देखेंगे, कालीबंगा कहाँ पड़ता है वो देख लीजिए, है ना। ये सब चीज हम इसमें देखेंगे। फिर आता है आपका जो चौथा टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता में हम ये चीज जान लें कि वैदिक सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन में जैसे एक आपका ऋग्वैदिक काल है ना, जो ऋग्वैदिक काल है उसके अंतर्गत जाएं तो उसका टाइम पीरियड जान लीजिए। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल है, उसका टाइम पीरियड जान लीजिए। फिर उसके बाद आपका जो वैदिक काल है उसका टाइम पीरियड जान लीजिए, है ना। मतलब ये सारी चीजें, नव वैदिक काल है सॉरी, है ना, उसका टाइम पीरियड जान लीजिए। तो इस टॉपिक में आप जो फोकस रखेंगे ऋग्वैदिक काल वगैरह में, है ना, तो ऋग्वैदिक काल पे ज्यादा फोकस रखेंगे। अब पांचवा जो टॉपिक आता है आपका वो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का भारत, मतलब जो 6th सेंचुरी बीसी में जो हमारा इंडिया था उसकी क्या पोजीशन थी, उसमें क्या क्या चीजें चल रही थी। तो हम उसमें बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारा जो भारत था, है ना, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत चल रहा था, उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है वो आती है 16 महाजनपद। 16 महाजनपद हमें याद होने चाहिए, महाजनपद, ठीक है, महाजनपद। तो हमें ये भी याद होने चाहिए, वत्स, कुरु, पांचाल, शोषण, अवंती, चेदी, मत्स्य, काम्बोज, गांधार, है ना। तो ये हमें याद होने चाहिए फ्लो में। फिर
इनके याद होने के साथ साथ इनकी कैपिटल याद होनी चाहिए। महाजनपद के साथ साथ इनकी कैपिटल याद होनी चाहिए और कुछ महाजनपदों के राजा भी याद होने चाहिए, मतलब वहां के रूलर भी याद होने चाहिए। ठीक है, पहली चीज। फिर आता है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है 6ठी शताब्दी में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उनके बारे में। विदेशी आक्रमण मतलब जो फॉरेन से इन्वेशन हुए हैं उनके बारे में हम पढ़ लेंगे। ठीक है, जो बाहर से आक्रमणकारी आए हैं, फॉरेन इन्वेंशन, ठीक है, इन्वेंशंस जो इंडिया में हुए हैं उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसे कि एक आपका ईरान का है, एक आपका यूनान है। ऐसा तो नहीं है ना कि इंग्लिश में ईरान अलग हो जाएगा, है ना, यूनान अलग हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो वो है, ईरान है आपका, यूनान है। तो ईरान के अंदर अगर हम देखें तो आपका हखामनी था, है ना। मैं बोल देता हूँ क्योंकि अभी क्या है कि अभी आपका जो कर्सर है वो काम नहीं कर रहा है ना, तो मैं अभी बोल देता हूँ, कल की क्लास से वो आ जाएगा नया, तो उसको हम देख लेंगे। जो ईरान का एक हखामनी है जो कि 558 ईसा पूर्व में आया था। फिर आपका एक पड़ता है डेरियस, जिसको हम डेरियस फर्स्ट भी बोलते हैं, वो आया था 522 ईसा पूर्व में, है ना। फिर एक आप देख लीजिए जरकारीज, है ना, जिसको जरकरीज, है ना, सीज बोलते हैं, जरकरीज, वो है 486 ईसा पूर्व में। इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर अब हम आते हैं यूनान के ऊपर। यूनान का एक आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जिसको बोल सकते हैं सिकंदर, है ना। सिकंदर कोई भूल ही नहीं सकता। किसके टाइम आया है, तो वो पोरस के टाइम, मतलब पोरस से उसके पहली लड़ाई हुई है। ठीक है, तो पोरस से फाइट होगी। फिर उसी के साथ आप देखेंगे एक जो महापद्मानंद है, धनानंद जिसका बेटा होगा, तो धनानंद के साथ भी उसके युद्ध होगा। फिर आपका चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, फिर इस यूनान के जो सिकंदर है उसका जो सेनापति है उसके साथ उसके संबंध बनेंगे, मतलब रिलेशनशिप्स बनेंगी इनकी फैमिलीज के बीच में, फिर उसको भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, फिर हम आते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा कौन सा, प्राचीन भारत में धार्मिक आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम ये देखेंगे जो प्राचीन भारत है, एक मिनट, जो प्राचीन भारत है उसमें क्या क्या धार्मिक आंदोलन थी, पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी, 4 विंग के हिसाब से पढ़ लेते हैं। पहली तो ये थी कि आपका जैन धर्म, बौद्ध, आपका वैष्णव और एक आपका शैविज्म। ठीक है, तो ये चीजें हमें पढ़नी होंगी, है ना। ये चारों के बारे में पढ़ेंगे। जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि उनके कितने तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकरों के बारे में पढ़ेंगे। बौद्ध के बारे में पूरा पढ़ेंगे, है ना। इनकी दोनों की जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसे मीटिंग्स हैं, बौद्ध की 4, इनकी 2, इनके कौन कौन फॉलोवर हुए वो पढ़ लेंगे। ठीक है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। फिर आते हैं मौर्य साम्राज्य के ऊपर। मौर्य साम्राज्य जो टॉपिक है हमारा, मौर्य साम्राज्य, तो इसमें अगर हम जाने तो इसमें 2-3 चीजें बहुत ज्यादा पढ़ने वाली होंगी। एक तो आपकी होगी अशोका, है ना, एक होगा आपका अशोका और एक होगा चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, है ना। तो अशोक के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अभिलेख हैं, इसका बौद्धिज्म का धर्म मानने का तरीका है, कैसे बना बौद्ध फॉलोअर, वो पढ़ेंगे हम। चंद्रगुप्त मौर्य हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये फाउंडर है, इसने कैसे अपने रिलेशनशिप दूसरे देशों में भी बनाए, वो चीज़ हम पढ़ेंगे। बिंदुसार इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये जो 3 पीढ़ियां हैं
वो तीनों के तीनों एक ही घर के हैं, लेकिन तीनों के तीनों अलग अलग धर्म को मानते हैं। समझ रहे हैं? वो तीनों के तीनों अलग अलग धर्म को मानेंगे, तो इन तीनों को तो पढ़ना जरूरी है। फिर एक और यहाँ पे कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट आएगा मौर्य साम्राज्य में, वो होगा आपका कौटिल्य, जिसका चाणक्य भी बोलते हैं वो। ठीक है, फिर इसके बुक्स हैं कुछ मौर्य साम्राज्य में लिखी हुई, वो पढ़ेंगे। फिर जो 9 टॉपिक आता है हमारा मौर्योत्तर काल, मतलब आप मौर्योत्तर काल में आप मान लीजिए कि पोस्ट मॉडर्न्स जिसे कह सकते हैं हम, उसमें हम पढ़ेंगे आपके जो अदर्स हैं पोस्ट मॉडर्न में, है ना, कि आप मानिए पोस्ट मॉडर्न में आप मान लीजिए कि अगर कहा जाए कुछ चीजें देसी होंगी, कुछ राज्य देसी बनेंगे और कुछ बनेंगे विदेशी। मतलब कुछ तो इंडियंस ही लोग आएंगे उस जगह राज करने के लिए, कुछ आएंगे विदेशी। तो जो देशी होंगे वो जैसे शुंग है ना, शुंग डायनेस्टी है, एक आपका सातवाहन है, चेदी है, ये सारी की सारी डायनेस्टीज इंडियन है। और जो फॉरिजन डायनेस्टी हैं उसमें आप जैसे इंडो ग्रीक है ना, एक आपकी शक है, एक पार्थियन है, एक कुषाण है, ये सारी की सारी फॉरेन से आई हुई मतलब डायनेस्टीज हैं, वो हैं। जैसे कि शक हुई, है ना, कुषाण हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ऐसा नहीं कि हम इन्हें छोड़ देंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपकी यहाँ सातवाहन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शुंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आते हैं आप नेक्स्ट टॉपिक पर, आपका गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य को अगर हम देखें तो गुप्त साम्राज्य में सारे के सारे जो रूलर हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनकी उपाधियां। मतलब उनकी उपाधि, मतलब उनके टाइटल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि श्रीगुप्त है, चंद्रगुप्त है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त सेकंड है जिसकी उपाधि हुई विक्रमादित्य। तो टाइटल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं इन लोगों के, ठीक है। फिर आता है गुप्तोत्तर काल, जिसको पूर्व मध्यकाल भी बोलते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जो कौन कौन से सोर्सेस से हमें इसके बारे में पता चलता है, तो कुछ बुक्स हैं, है ना, तो उनके बारे में जान लेंगे, ठीक है। फिर आपका संगम काल आता है। संगम काल के बारे में अगर हम पढ़ें कि संगम काल, अगर हम जानें कि संगम काल क्यों कहा गया उसको, क्योंकि उस वक्त स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट थी, है ना। स्टडीज इतनी खतरनाक लेवल पर होती थी कि आप मान लीजिए कि लिटरेचर बहुत हायर क्वालिटी की होती थी उस वक्त। तो लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे उसमें, किसमें, आपके संगम काल में लिटरेचर को पढ़ेंगे, लिटरेचर, राइटर, और आपके इसी में हम पढ़ लेंगे चोलास, पल्लव, चेर, पांड्य, इन सब के बारे में, सीपी, ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेंगे। अब आते हैं हम इसके बाद मेडाइवल हिस्ट्री के सिलेबस पर। तो हमने ये देख लिया कि जो प्राचीन भारत है उसमें क्या क्या पढ़ना है, हमें 12 टॉपिक पढ़ने हैं और 12 के अंदर क्या क्या पढ़ने हैं, ठीक है। अब मिडाइवल हिस्ट्री जो है भारत की, उसके बारे में अगर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें देखी जाएं तो बहुत मायने रखती हैं हमारे हिस्ट्री के सेगमेंट को पढ़ने के लिए और आर्ट एंड कल्चर के सेगमेंट को पढ़ने के लिए। तो वो आपका एक तो मुगल होगा, एक दिल्ली सल्तनत होगा, ठीक है। इसके साथ साथ अगर युद्ध देखा जाए, मतलब वॉर्स देखी जाए, और आपका सोशल और इकोनॉमिक कल्चर वहां का देखा जाए तो मराठा और मुगल होगा। आपका सोशल एरिया देखा जाए तो सूफी और भक्तिज्म होगा। तो मेनली हम मान लें कि आपका जो मेन एरिया होगा पढ़ने वाला, वो एक होगा आपका सूफी आंदोलन, मुगल, मराठा और दिल्ली सल्तनत, ठीक है। ये 4 एरिया हमारे इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हम इनको छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो स्टार्ट से कर लेते हैं और 4 के बारे में ब्रीफ एक बार जान लेंगे। तो जो मध्यकालीन भारत इतिहास के स्रोत हैं उसमें कुछ बुक्स आएंगी, उनके बारे में जान लीजिए कि कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी होंगी। जैसे कि हमें तारीख हिंद है ना, चचनामा है,
आपका ताजुल मासिर है, आपका तारीख फिरोज शाही है। ये सारी की सारी बुक्स ऐसी हैं जो कि हमें पढ़नी होंगी। जैसे तारीख हिंद किसकी है? अल बरूनी की है ना। ये सारी की सारी बुक्स ऐसी हैं कि हम इन्हें छोड़ नहीं सकते, है ना। तो ये सोर्सेज हो गए। आपका दूसरा सोर्स अगर देखा जाए, मतलब पहला सोर्स आपकी बुक्स हो गई, दूसरा सोर्स आपके जो यात्री होते हैं ना, पैसेंजर्स, वो हो गए। कौन कौन से आए हैं? जैसे अल बरूनी है, इब्न बतूता है, मार्को पोलो है, अबुल रज़ाक है, नूनीज है। ये सारे के सारे आपके पैसेंजर्स हैं जो इंडिया आए हैं और यहाँ पे बुक्स लिखी हैं, यहाँ के बारे में बताया है, ठीक है। फिर दूसरा टॉपिक आपका जो आता है वो है आपका अरबों द्वारा सिंध की विजय। कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती, बस आप हल्का सा पढ़ लेंगे हम लोग, फिर इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है। फिर तुर्कों का आक्रमण है, जो कि यहाँ के राजवंश थे उनके ऊपर जो हुआ, उनके बारे में पढ़ लेंगे हल्का फुल्का। फिर तुर्कों का आक्रमण फिर से जो मेन यहाँ पे हुआ है और उन्होंने लूटपाट जो की है, फिर यहाँ पे स्थापना की है चीज़ों की, वो पढ़ लेंगे। अब जो मेन हमारा टॉपिक आता है वो आता है दिल्ली सल्तनत, है ना। दिल्ली सल्तनत को हम छोड़ नहीं सकते हैं। मतलब दिल्ली सल्तनत एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, है ना। आपका आर्ट एंड कल्चर ले लीजिए, आपका मिडाइवल के क्वेश्चन ले लीजिए, ये आएगा ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो 5 डायनेस्टीज हुई हैं उनके बारे में पढ़ेंगे हम। तो कौन कौन सी हुई हैं? पहली है आप गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोदीज। गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी, ये 5 डायनेस्टीज हुई हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि इनका क्या टाइम पीरियड रहा, इनका क्या क्या रोल रहा, यहाँ पे उन्होंने क्या क्या काम किए, इनके कौन कौन से लोग थे जो कि जो रूलर हुए वो कौन कौन से हुए, है ना, वो हम यहाँ जान लेंगे। तो जैसे गुलाम में हम देखें, आपका ऐबक है ना, कुतुबुद्दीन ऐबक है, फिर इल्तुतमिश है, फिर रजिया है, फिर बलवन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके रूलर हैं। जैसे खिलजी में आपका अलाउद्दीन खिलजी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ना। टाइम पीरियड बहुत कम है खिलजी वंश का, खिलजी डायनेस्टी का टाइम पीरियड बहुत ही कम है, 30 साल के करीब है, और काम ऐसे धुरंधर किए हैं इन्होंने कि पूछिए मत, है ना। फिर तुगलक है, तुगलक में आपका फिरोज शाह तुगलक के काम हम बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखे जाएंगे। सैयद है, सैयद वंश इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं रहा, और लोधी वंश मकबरों का कहा जाता है कि मकबरे बहुत बना दिए गए, है ना। सिकंदर लोधी है, बहलोल लोधी है, मकबरों को काल भी कहा जाता है इसको, तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका दूसरा जो टॉपिक है वो है आपके सूफी आंदोलन, है ना। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि इसमें, एक मिनट साफ कर दूं, इससे बताने में ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो सूफी आंदोलन में हम ये देखेंगे कि कौन कौन सी इसमें कुछ जैसे दल, जैसे टीम्स होती है ना, बैंड, आज के टाइम में बैंड जिन्हें कहते हैं, उस वक्त भी बैंड होते थे, है ना, कि ये बैंड है, ये वो बैंड है ना, वैसा ही उस टाइम चलता था। तो आज के टाइम और उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ अंतर ये होता है कि आज के टाइम लोगों को खुश करने के लिए किया जाता है और उस वक्त ईश्वर को खुश करने के लिए किया जाता था। तो ईश्वर को खुश करने के लिए सूफी आंदोलन स्टार्ट किया गया और ईश्वर को ही खुश करने के लिए भक्ति आंदोलन किया गया, बस म्यूजिक के द्वारा, है ना। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन अगर कोई कहे कि म्यूजिक का यूज करके अगर ईश्वर को मना रहे हैं, तो मुस्लिम अगर मना रहे हैं तो सूफीज्म है, और हिंदू अगर लोग मना रहे हैं तो भक्ति है, ठीक है। नाम अंतर है बस, बाकी और कुछ नहीं है। तो कुछ मतलब दल होते थे, एक आपका सुहरावर्दी है, एक सत्तारी है, नक्शबंदी है, कादरी है, ये सब चिश्ती मतलब चीजें होती थी, चिश्ती है ऐसे। भक्ति आंदोलन में अगर हम देखें
तो भक्ति आंदोलन में आपका शंकराचार्य हैं, है ना, आपका रामानुज है, आपके रामानंद हैं, आपके निम्बार्क हैं, है ना, आपके निम्बार्क हैं, कबीर हैं, मीराबाई हैं, आपके तुलसी हैं, है ना, नानक जी हैं। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आएगा, वो है आपका मुगल साम्राज्य। ठीक है, मुगल साम्राज्य ऐसा टॉपिक जिसको हम छोड़ नहीं सकते, इसकी हर चीज हमें पढ़नी होगी। वहाँ की जो सोशल चीजें हैं वो पढ़नी होंगी, ठीक है, वहाँ का क्या एडमिनिस्ट्रेशन है वो पढ़ना होगा, वहाँ की क्या पॉलिटिकल चीजें हैं वो पढ़नी होंगी, वहाँ की आर्ट पढ़नी होगी, वहाँ के वॉर पढ़ने होंगे, वहाँ के रूलर पढ़ने होंगे, सब कुछ पढ़ना होगा मुगल का। ठीक है, तो मुगल के बारे में अगर छोटी सी चीजें देखी जाए तो मुगल बाबर ने स्टार्ट किया और कहाँ खत्म हुआ, बहादुर शाह जफर सेकंड। ठीक है, यहाँ खत्म हुआ। तो इसके बीच में जो मेन चीजें होंगी, मेन लोग होंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो टॉपिक आता है हमारा, वो आता है मराठा, ज्यादा डार्क हो गया। फिर आता है टॉपिक हमारा मराठा, है ना। तो मराठा के अंदर दो सेगमेंट हैं। एक मराठा के अंदर सेगमेंट है आपका एक मराठा, ठीक है, एक मराठा के अंदर दो सेगमेंट हैं, एक शिवाजी का और एक पेशवाज का। ठीक है, तो जो शिवाजी वाला सेगमेंट है उसमें हम देखेंगे पुराना मराठा जो मेंटेलिटी चलेगी वो, और जो नए मराठास की मेंटेलिटी होगी वो चलेगी पेशवा के बिहाफ पर। तो शिवाजी में दो चीजें हैं, कौन कौन सी, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन क्या होगी, क्या क्या उनके टैक्स सिस्टम होगा, वो जैसे चौथ और सरदेशमुखी, है ना, ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। पेशवा में अष्टप्रधान आपका, है ना, अष्टप्रधान ये हमें पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है, अष्टप्रधान क्या क्या होंगे, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन सब चीजों को पढ़ने के बाद हम एंशंट और मध्यकालीन भारत जो मिडाइवल हिस्ट्री है उसको जोड़ के हम पढ़ेंगे कहाँ पे, आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, गौर कीजिएगा, आर्ट एंड कल्चर एक अलग सब्जेक्ट है मानते हैं, लेकिन आर्ट एंड कल्चर एक सब पार्ट भी है मिडाइवल और एंशंट का। ये मान लीजिए, अगर आपने एंशंट और मिडाइवल अच्छे से पढ़ ली, यहाँ क्या बन रहा है, कौन बनवा रहा है, कैसे बन रहा है, वो सब कुछ अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, वो आपको कहाँ पे करेगा, वो करेगा आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, फिर इसके बाद जो हमारा थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट आता है हिस्ट्री का, वो आता है आपका आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो मॉडर्न इंडिया के अंदर अगर हम कुछ पढ़ें तो इसके अंदर भी दो पार्ट कर लेते हैं। एक तो आपका यूरोपियों के आगमन से लेके, मतलब जब यूरोपियों का आगमन हो जाएगा वहां से लेके 1885 तक, क्योंकि 1885 से राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हो गया, नेशनल मूवमेंट यहां से माना जाता है। नेशनल मूवमेंट अगर टर्मोलॉजी दी जाएगी तो 1885 के बाद की दी जाएगी, इससे पहले के हो रहे हैं चीजें बहुत बढ़िया, लेकिन वो मॉडर्न इंडिया का पार्ट माना जाएगा, नेशनल मूवमेंट का नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को क्लियर रखिएगा, अगर नेशनल मूवमेंट कोई पढ़ा रहा है और 1885 कांग्रेस के गठन से पहले की चीज पढ़ा रहा है तो वो नेशनल मूवमेंट में नहीं आती है, नेशनल मूवमेंट में आता है आपका 1885 के बाद की चीजें। ठीक है, तो ये बहुत क्लियर होनी चाहिए चीजें। और टीचर बहुत सारे क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े टीचर हैं, हम भी आज भी पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत लोग क्या होते हैं कि बड़ी बड़ी चीजें बता देते हैं लेकिन बेसिक्स नहीं बताते, ना बेसिक जान रहे हैं। हम भी नहीं जान रहे हैं, हम भी आप लोगों से सीखेंगे, आज भी पढ़ रहे हैं, आज भी सीख रहे हैं, है ना, सीखते रहते हैं,
लेकिन चीजें बहुत बारीक होती हैं जो कि छोड़ देते हैं और उसका लिंक टूट जाता है फिर। तो हिस्ट्री एक अकेला ऐसा सब्जेक्ट है, यहाँ की मैं कहूँगा कि सारे के सारे वैसे ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका अगर आप पहला टॉपिक नहीं पढ़ेंगे तो दूसरा समझ नहीं आएगा। लेकिन हिस्ट्री एकदम ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अगर यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे तो जो यहाँ वाली चीज है वो समझ आ जाएगी, लेकिन बहुत बेकार तरीके से आएगी। तो कहानी की तरह जोड़ दीजिए, एकदम समझ में आएगा। हिस्ट्री बहुत आसान सब्जेक्ट है, ये मान लीजिए। और हिस्ट्री इस कदर आसान है कि आपको बहुत मजा आएगा और आप लोग बहुत इजीली सीख जाएंगे उसका। तो चलिए फिर आधुनिक भारत के उस पर आते हैं, सिलेबस पर। तो जो पहला टॉपिक होगा हमारा आधुनिक भारत का, वो होगा यूरोपियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियंस, है ना। अराइवल ऑफ यूरोपियंस में हम जब पढ़ेंगे कि हमारे जो यूरोपीय लोग हैं वो कैसे आए, तो हमें पता होना चाहिए सबसे पहले पुर्तगाली आए, ठीक है, फिर उसके बाद डच, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स, फिर उसके बाद डेनिश और उसके बाद फ्रेंच। ये एक ऑर्डर रहेगा, हमें पता होना चाहिए कौन कौन से कब आए, फिर इनकी कंपनियां कब बनी ये हमें पता होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। फिर दूसरा टॉपिक आएगा हमारा 18वीं शताब्दी में स्थापित नवीन स्वायत्त राज्य। मतलब कुछ स्टेट, जब 18वीं शताब्दी स्टार्ट हुई तो कुछ स्टेट इंडिपेंडेंट हो रहे थे, नए राज्य बन रहे थे। तो इसके अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे, इसके अंदर जो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक के, वो हम पढ़ेंगे एक बंगाल है, हैदराबाद है, मैसूर है, कर्नाटक है, अवध है, पंजाब है, त्रावणकोर है ना। ये सारे के सारे हम इस सेगमेंट में पढ़ेंगे। फिर हम जो तीसरा टॉपिक हमारा इसी एरिया में पड़ेगा, वो पड़ेगा भारत पे जो ब्रिटिशर्स की जीत हुई है उसके बारे में, ठीक है। तो भारत पे जो ब्रिटिशर्स जीते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होगा। फिर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिशर्स, जो शक्ति का विस्तार करेंगे, पावर का विस्तार करेंगे, वो भी हम इसी सेगमेंट में, इन दोनों सेगमेंट में वो हम चीज पढ़ लेंगे, ठीक है। तो एक मिनट, है ना, इसमें पढ़ लेंगे। फिर पांचवा जो टॉपिक हमारा आता है सिलेबस के बिहाफ पे, वो आता है भारत में ब्रिटिश शासकों की आर्थिक नीति व उसके प्रभाव। मतलब जो इकोनॉमिक सिस्टम यहाँ पे वो लोग चलाएंगे, जो यहाँ की पॉलिसीज चलाएंगे, है ना, जिसे ड्रेनेज ऑफ इकोनॉमी सिस्टम भी कहते हैं, कि धन का बहिर्गमन, धन यहाँ से लेके चले गए लोग। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए थे तो यहाँ की जीडीपी बहुत हाई लेवल की थी, और जब वो यहाँ से गए तो यहाँ की जीडीपी माइनस में थी, ये मान लीजिए, है ना। तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक उठेंगे और उनको पढ़ना, उनको सीखना, उनको समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि उसको अगर हम मिस करेंगे तो फिर क्वेश्चंस हमारी पहुंच से बाहर हो जाएंगे। जैसे 1857 का विद्रोह है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ये कहाँ से स्टार्ट हुआ। सारी की सारी चीजें हम एक WH फैक्टर में पढ़ते हैं कि व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, ये सब चीज। WH फैक्टर पे अगर कोई क्वेश्चन लग रहा है तो आपके सारे के क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। तो किसने शुरू किया, कहां से शुरू किया, कब शुरू किया और क्यों शुरू किया, ये सारी चीजें। तो इसमें जगह और किसके द्वारा, है ना, कौन, ये पढ़ना हमें बहुत जरूरी होगा। और कौन इसका अपोज में था, मतलब ब्रिटिशर्स भी तो दबा रहे थे ना उसे, तो कौन था, तो ये पढ़ेंगे हम इसमें। फिर आता है आपका प्रमुख भारतीय विद्रोह, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो रिवॉल्ट्स हैं वो हम इस चीज में पढ़ लेंगे। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट्स होंगे वो हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि आपका खासी विद्रोह है उसको पढ़ेंगे, पाइका है उसको पढ़ेंगे, संथाल है उसको पढ़ेंगे, है ना। ये सब चीज हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक, इसमें पढ़ेंगे। आपका किसान आंदोलन है वो इसमें पढ़ेंगे, आपके मजदूर आंदोलन है वो इसमें पढ़ेंगे। तो ये सेगमेंट हम यहाँ पे पढ़ लेंगे। फिर अब जो नेक्स्ट सेगमेंट आता है आपका, वो आता है
वो आता है आपका सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, है ना, जो उस इंडियन जो ब्रिटिश इंडिया था जब चल रहा था उस टाइम कुछ सामाजिक धार्मिक सुधार भी हुए, है ना, तो उसको पढ़ेंगे। तो उसके अंतर्गत जैसे आप मान लीजिए ब्रह्म समाज है, आपका आर्य समाज है ना, रामकिशन मिशन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना, प्रार्थना समाज है, ये सारी की सारी चीजें उस टाइम आएंगी, है ना। आपका सती प्रथा पे अंत है, आपका बाल विवाह का अंत है ना, विधवा विवाह स्टार्ट है ना, तो ये चीजें हम उसमें पढ़ेंगे। फिर आता है राजनीतिक चेतना का विकास, मतलब इस सेगमेंट में हम पढ़ेंगे यहाँ पे क्या पढ़ाई चल रही थी, यहाँ पे यहाँ के जो राजनीतिक चेतना है उसको चेतना लाने के लिए पढ़ाई होना जरूरी है ना, स्टडी होना जरूरी है। तो उसके लिए बहुत सारे आयोग है, जैसे हंटर आयोग है ना, मैग्ना कार्टा वगैरह, ये सब चीज इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब जो मेन सेगमेंट जिसकी हम चर्चा कर रहे थे स्टार्टिंग में कि कांग्रेस की स्थापना से पूर्व कुछ राजनीतिक संस्थाएं भी थी, कुछ दल थे, है ना, पॉलिटिकल दल चल रहे थे उस वक्त, तो वो कौन कौन से थे, है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पे मतलब यहाँ ब्रिटेन में दूसरी जगह कुछ संस्थाएं चल रही थी, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि एक है लैंड होल्डर, है ना, लैंड होल्डर, एक आपकी आती है इंडियन लीग है ना, एक आपकी आती है इंडियन एसोसिएशन है, ठीक। तो ये चीजें हैं, तो इनके कौन फाउंडर थे, कौन इन्हें चला रहा था, कौन रेगुलेट कर रहा था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आता है आपका राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट, जो कि कहां से स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होता है आपका ये 1885 से लेके 1885 से लेके 1947 तक, है ना, ये चीज। इसमें हम सारा का सारा जो कि नेशनल मूवमेंट होगा, जैसे 3 गुटों में, पता है ना आपको कि कांग्रेस पहले मतलब नरम दल के लोग चलाते थे, लिबरल लोग थे, एकदम नरम दल, है ना, फिर गर्म हुए, फिर एकदम उग्र हो गए, मतलब ये मार काट एकदम बंदूक की नोक वाले लोग थे, है ना। ये लोग थोड़े गर्म मिजाज के थे, गुस्सा कर जाते थे, ये वो लोग थे, है ना। ये एकदम लिबरल थे, शांत एकदम, ठीक। तो 3 थिंकर्स थे, 3 सोच थी, नरम गरम उग्र, ठीक है। इसमें आपके जो उग्र लोग होंगे उसमें आएंगे आपके चंद्रशेखर आजाद, है ना, आपके भगत सिंह, ये लोग, ये जो क्रांतिकारी हुए हैं वो सब क्रांतिकारी शब्द भी यूज कर सकते हैं, क्रांतिकारी नेचर के थे। गरम में आएंगे आपके लाल बाल पाल, है ना, ये लोग बहुत गर्म मिजाज के थे। तो ये सब है, इसको हम पढ़ेंगे, ठीक। फिर आपको इसी सेगमेंट में हम पढ़ेंगे कि जितने भी गांधीवाद हुआ है, जितना भी गांधी जी का काम है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। सारी मीटिंग्स इसमें, सम्मेलन जितने हैं वो इसमें पढ़ेंगे, मीटिंग्स जितनी हैं, सारे के सारे कांग्रेस के प्रोग्राम्स जितनी मीटिंग हुई हैं वो इसमें पढ़ेंगे। तो बहुत बड़ा सेगमेंट है, ऐसा नहीं है कि छोटा सेगमेंट है, बहुत ज़्यादा बड़ा सेगमेंट है और बहुत ध्यान देने वाला सेगमेंट है ये, ठीक। फिर जो हमारा 12वां टॉपिक आएगा वो आएगा भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय। तो जितने भी यहाँ पे वायसराय हुए हैं, जितने भी गवर्नर जनरल हुए हैं, क्योंकि एक ही आदमी था लेकिन उसके नाम चेंज कर दिए गए थे, तो गवर्नर जनरल और वायसराय हैं, जैसे कैनिंग है, आपका क्लाइव है, आपका बेंटिंग है, हेस्टिंग्स है, आपके ये जो जितने वायसराय वगैरह हुए हैं, आपके गवर्नर जनरल हुए हैं, उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है, इरविन है ना। तो ये हमें पढ़ने होंगे और इन पर फोकस देना होगा कि किसके काल में ये क्या हुआ, ठीक। फिर आता है आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है और लास्ट टॉपिक जो है, भारत में संवैधानिक विकास, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया,
मतलब संवैधानिक विकास जो हुआ उसके बारे में, कि जो 1773 है उसका रेगुलेटिंग एक्ट है, या 1813 का है, या 1833 है ना, 1833 है, 1856 है, 1858 है, और आपका 1935 है, 1947 है। ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको हमें पढ़ना होगा, इनके जो एक्ट हैं, संवैधानिक विकास है उसको पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये हमारा टोटल मिला के सब्जेक्ट का सिलेबस था। प्राचीन भारत का ही है, फिर आपका मध्यकालीन भारत का है, और फिर आपका आधुनिक भारत का है। इस टॉपिक के बाद, इस सिलेबस के बाद जो हमारी नेक्स्ट क्लास कल जो होगी, उसमें हम स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत। जो दूसरी क्लास होगी वो होगी हमारी आधुनिक भारत की, क्योंकि आधुनिक भारत अगर हम पहले पढ़ते हैं तो उससे जब हम एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आर्ट एंड कल्चर में उधर मदद मिल जाएगी। तो हम एंशिएंट हिस्ट्री और मिडाइवल को दूसरे सेगमेंट और तीसरे सेगमेंट के रूप में लेंगे, आधुनिक को हम सबसे पहले लेंगे। तो आप प्लीज हमारा साथ बनाए रखें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी जो फैकल्टी है, आप यकीन मानिए, वो सारी की सारी यूपी PCS और UPSC मेंस दे चुकी है, इंटरव्यू दे चुकी है, और दावा करते हैं कि वो बहुत इजी मेथड में बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करा जाएंगी। और अक्टूबर के पेपर में वो जितने भी है, जैसे यूपी PCS है, RO है, UPSC है, आपका हरियाणा PCS है, उसके प्री में बहुत मददगार हो जाएगी। ठीक है, तो प्लीज़ आप हम सबको और हमारे साथ जुड़ के इस चैनल को, हम लोगों को, खुद को, सबको आगे बढ़ाएं और स्वस्थ रहें, अपने घर पे रहें। क्योंकि अभी जो कोरोना काल चल रहा है उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बहुत डिस्टर्ब हुई हैं, क्लासेस नहीं हो रही हैं, सारा का सारा आप देखिए यूट्यूब के ज़रिए हमें पढ़ाना पड़ रहा है, घर पर सेटअप बनाना पड़ रहा है, सब चीज़ें करनी पड़ रही हैं। तो प्लीज़, है ना, स्टे होम, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़िए घर पर मस्त। चलिए मिलते हैं फिर। थैंक यू सो मच।